हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है आपका आपकी ऑपरेशन सीरीज में, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स में हम स्टैटिक क्वेश्चन भी अच्छे से कवर करते हैं, ताकि जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और आज 6 अक्टूबर की हम सारी सुर्खियों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं एक बार हमसे जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि डेली का जो करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करके समझा पाए। इसके साथ साथ दोस्तों, आप यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि डेली हमारा जो न्यूज से संबंधित जितनी भी जानकारी रहती है उसका हम अपडेट वहां पर देते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं हम 6 अक्टूबर की दोस्तों आज की पहली सुर्खी से। आज की सबसे प्रमुख खबर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं पहली खबर से दोस्तों। हाल ही में चर्चा का विषय रहा चागोस द्वीप समूह। कौन सा समूह दोस्तों? चागोस द्वीप समूह किन दो देशों के मध्य विवाद का विषय रहा है? दोस्तों, चागोस द्वीप समूह, इसके बारे में मैं आऊं पहले आप समझना थोड़ा सा। दो देश जिनका नाम है मॉरिशस और ब्रिटेन। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्रिटेन और मॉरिशस, इन दोनों के मध्य विवाद का विषय हमेशा से रहा है ये। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटेन है, जो यूके है, इसकी सरकार ने जो है दोस्तों यहाँ पर जो चागोस द्वीप समूह है इस पर हमेशा से अपना क्या रखा है, आधिपत्य स्थापित कर रखा है। लेकिन ये विवाद का विषय धीरे 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 बढ़ता रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ सैन्य अड्डे भी जो है स्थापित किए गए। यहाँ के कुछ द्वीप है, उन द्वीपों पर जैसे अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर रखा है, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी अपना एक सैन्य अड्डा यहाँ पर स्थापित कर रखा है। तो कुछ धीरे धीरे इन गतिविधियों का संचालन ज्यादा होता रहा, धीरे धीरे यहाँ की स्थितियां बिगड़ती रही और मॉरिशस धीरे 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 इसे अपने अधिकार से खोता रहा। ठीक है, तो अब जो है हाल ही में यूके की सरकार ने इसे क्या कर दिया दोस्तों, फिर से मॉरिशस को सौंप दिया है। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी स्थिति समझते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में और इसके जो तथ्य हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो पहली बात दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो मॉरिशस का हुआ चागोस द्वीप समूह। ठीक है, मॉरिशस का क्या हो गया, अब ये वाला हमारा कौन सा द्वीप है, ये चागोस द्वीप समूह। ठीक है, ये इसका शेप आप देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहानी समझना थोड़ी सी यहाँ पर। ये है हमारा भारत। ठीक है, अगर आप भारत के लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर आप दक्षिण में आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा चागोस आइलैंड। ये है चागोस द्वीप समूह, और इस द्वीप समूह में कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जिन द्वीपों पर यूएसए, ब्रिटेन, इन्होंने अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर रखा है। किन पर कर रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा चागोस द्वीप समूह की स्थिति देख लो कि यहाँ पर मॉरिशस है, और इस मॉरिशस के जस्ट इस ऊपर जो है यहाँ पर जो है आप देखोगे चागोस आइलैंड आपको मिल जाएगा। एग्जाम में क्या पूछ सकता है दोस्तों? एग्जाम में पूछ सकता है कि चागोस आइलैंड जो है या चागोस द्वीप समूह है, ये किस महासागर के अंतर्गत आता है? आपको यहाँ पर याद रखना है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के क्षेत्र में आता है चागोस आइलैंड। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। थोड़ा सा और अगर आप मैप को बड़ा करके देखोगे तो समझ में आएगा, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा मॉरिशस और यहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों चागोस द्वीप समूह। ठीक है, तो ये कुछ इसकी स्थिति है, और ये स्थिति कहाँ पर है इसकी? हिंद महासागर में। हिंद महासागर इंपोर्टेंट है, आप याद रखना दोस्तों। किन दो देशों के मध्य विवाद रहा है? यूके मतलब ब्रिटेन की सरकार और मॉरिशस की सरकार के मध्य में। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में आप जानो दोस्तों। देखो, ये है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इन महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रश्न बन सकते हैं। आप एक बार यहाँ पर देखिएगा, यह मध्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। कहाँ पर? मिड इंडियन ओशन के मध्य स्थित एक क्या है दोस्तों? द्वीप समूह है। ठीक है, और यह भारतीय उपमहाद्वीप के 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कितने? भारतीय उपमहाद्वीप। अब देखो दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप को थोड़ा सा समझना। भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत के आसपास जैसे श्रीलंका, यहाँ पर आप देखोगे भूटान, नेपाल, ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया। तो ये जो सारा क्षेत्र जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है, क्योंकि इन सब में भारत की स्थिति मजबूत है, भारत का क्षेत्रफल भी ज्यादा है, इसी के नाम पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप इसकी संज्ञा दी जाती है इसको। ठीक है, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग कितना दक्षिण में है, और 1600 किलोमीटर के आसपास आपको अगर आप जाओगे तो चागोस आइलैंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों इसके प्रमुख द्वीपों की। इसके प्रमुख द्वीपों में सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप है डिएगो गार्सिया। आपने ये नाम कई बार सुना होगा, डिएगो गार्सिया एटोल। यह जो है दोस्तों एक प्रवाल द्वीप है,
आप जानते हो। और इस प्रवाल द्वीप पर ही दोस्तों सैन्य अड्डे हैं ब्रिटेन और यूएसए के। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों से प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर डेंजर द्वीप भी मिलेगा, एगमोंट द्वीप भी मिलेगा, ईगल द्वीप भी मिलेगा, नेल्सन द्वीप भी मिलेगा और डिएगो गार्सिया द्वीप भी मिलेगा। देखो यहाँ एक रणनीतिक अमेरिकन सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि डिएगो गार्सिया एटोल जो है ये कहाँ पर है। डिएगो गार्सिया द्वीप किस पर स्थित है, तो ये चागोस आइलैंड में स्थित है। चागोस क्या है, एक द्वीप समूह है दोस्तों, जिसमें छोटे छोटे द्वीप है, जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट द्वीप आपको बता दिए। हाल ही में इस पर किसका अधिकार हो गया है, मॉरिशस का अधिकार हो गया है। पहले किसका था, ब्रिटेन का था। यहाँ पर जो डिएगो गार्सिया जो द्वीप है, इस द्वीप पर किसने अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर रखा है, तो यूएसए और ब्रिटेन ने। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न बन सकता है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न से दोस्तों। हाल ही में आयोजित ईरानी ट्रॉफी की विजेता कौन सी टीम रही है। ईरानी ट्रॉफी एक मशहूर आपके इसमें प्रचलित क्रिकेट प्रतिस्पर्धा है, ये बात आप जानते हो दोस्तों। और हाल ही में मुंबई ने इसे विजित कर लिया है, शेष भारत को पराजित करके। ठीक है, तो कौन विजेता रहा है दोस्तों, इसका मुंबई रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 27 साल के सूखे के बाद मुंबई ने इसे जीत लिया है। कितने 27 सालों बाद मुंबई द्वारा इसे जीता गया है ईरानी ट्रॉफी को। और इसमें दोस्तों सरफराज खान मैन ऑफ द मैच रहे हैं। इन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक जड़ दिया था। आप याद रखना दोस्तों, सरफराज खान, ये नाम इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं दोस्तों ईरानी कप, जिसे प्रायोजन कारणों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ईरानी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ईरानी ट्रॉफी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये बात भी आप देख लीजिएगा। बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है। किसके द्वारा आयोजन किया जाता है इसका, बीसीसीआई द्वारा। दोस्तों प्रथम श्रेणी का यह क्रिकेट मैच है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और प्रत्येक सत्र में मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन और अन्य राज्य टीमों के खिलाड़ियों से बनी एक बहु राज्य आरओआई टीम के बीच मुकाबला होता है। जो चैंपियनशिप जीतती है रणजी ट्रॉफी की, वही टीम जो है इसका क्या करती है, उसमें ये जो है भाग लेती है। और इसके साथ साथ अन्य राज्य की जो टीम होते हैं, इनके बीच में ये प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष आयोजन के रूप में इसका उद्घाटन संस्करण मार्च 1960 में पहली बार खेला गया था। यह मैच दोस्तों 1960 में इसे पहली बार खेला गया। किसकी वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ किसकी, रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी दोस्तों शुरू हुई थी 1934 में। इंपॉर्टेंट डेट है, ये नाम आप यहाँ पर याद रख लेना। किसी भी स्पोर्ट्स से संबंधित यदि प्रश्न बनता है तो यहाँ पर रणजी ट्रॉफी से प्रश्न बन सकता है कि रणजी ट्रॉफी खेलों का आयोजन कब किया गया था, 1934 में। और इसी की 25वीं वर्षगांठ पर 1960 में जो है पहली बार ईरानी ट्रॉफी का मैच जो है यहाँ पर आयोजन इसका किया गया था। ठीक है, बीसीसीआई ने ईरानी ट्रॉफी का नाम अपने लंबे समय तक अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष रहे जाल आर ईरानी के नाम पर ही जो है इस ईरानी ट्रॉफी का नाम पड़ा है, क्योंकि यह बीसीसीआई के बहुत समय तक अध्यक्ष भी रहे, कोषाध्यक्ष भी रहे। और इनके महत्व को समझा गया, इनके महत्व को आंका गया, और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर इन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी ईरानी ट्रॉफी से संबंधित। अब कुछ बातें हैं दोस्तों कि अभी तक सबसे ज्यादा सफल कौन रही है ईरानी ट्रॉफी जीतने में, कौन सी टीम। तो यहाँ पर शेष भारत देखो दोस्तों 30 बार, फिर है मुंबई 15 बार, फिर कर्नाटक 6 बार, दिल्ली 2 बार, रेलवे 2 बार और विदर्भ भी जो है 2 बार यहाँ पर इन खेलों को जीता है, इन ट्रॉफी को इन टीमों ने जीता है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक, इसने किस राज्य को सतत और समावेशी पर्यटन विकास परियोजना का समर्थन करने के लिए $162 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया। एडीबी ने $162 मिलियन का क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर ऋण प्रदान किया है। किसे दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश को दिया है। क्यों दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आप, सतत और समावेशी पर्यटन विकास परियोजना हेतु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थोड़ा सा एडीबी के बारे में जानना दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक करती क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एशिया में जो भी इसके सदस्य देश है, उन सदस्य देश को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन में सुधार आए, वह सततता के साथ पर्यटन का विकास करे, इस बात को ध्यान में रखकर जो है लगभग इसे कितने करोड़ का यहाँ पर कितने मिलियन डॉलर का जो है ऋण प्रदान किया गया है, 162। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है इसकी स्थापना। ठीक है,
इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में हुई थी, 19 दिसंबर 1966 के दिन। अब समझना, यह भारत सहित 31 संस्थापक सदस्य देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पर संस्थापक सदस्य है, ठीक है। वर्तमान सदस्य देश इसके कितने हैं, 68 है। और मुख्यालय इसका कहाँ है, मंडालियोंग शहर, फिलीपींस। आप इसको फिलीपींस याद रखिएगा दोस्तों, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मासातसु असकावा, असकावा नाम से याद रख लीजिए, इसके वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। यहाँ पर भारत ने कौन से देश के साथ सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों असल में ये एक त्रिपक्षीय समझौता है, मतलब त्रिपक्षीय से तात्पर्य 3 देशों के मध्य हुआ एक समझौता है, जिसमें बिजली से संबंधित यह समझौता हुआ है कि सीमा पार जो है बिजली का व्यापार किस प्रकार से संचालित किया जा सके, किस प्रकार से मैनेज किया जा सके। 3 देश कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एक भारत है, ठीक है, दूसरा बांग्लादेश है और तीसरा है नेपाल। तो इन तीनों देशों के मध्य जो है यह सीमा पार जो बिजली से संबंधित जो है समझौता, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। इसमें होगा क्या, एक प्रमुख बात यही है कि नेपाल से बांग्लादेश को अधिशेष बिजली प्रत्येक 15 जून से 15 नवंबर, मतलब जो बारिश का टाइम होगा इस टाइम पर क्या होगा, निर्यात की जाएगी। कहां से, नेपाल से। किसको, बांग्लादेश को, ठीक है। एक बेसिक जानकारी है और जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2024 को किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ईडी किसे नियुक्त किया है दोस्तों। कार्यकारी निदेशक होता क्या है, देखो आरबीआई से संबंधित यदि आप किसी भी जैसे आरटीओ जाओगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई गए और आपने वहां पर कुछ अपील की, तो ऐसे अपील से संबंधित जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उनका त्वरित रूप से समाधान करने का काम करता है ईडी। इसके साथ साथ विधिक सलाह या विधिक कार्रवाई जो भी होती है वो भी आपका कौन करता है, यह कार्यकारी महानिदेशक, जो इसका जो निदेशक रहता है, जो है ईडी जो रहता है, ये करता है। तो हाल ही में कौन बने हैं आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, ईडी कौन बने हैं, तो ये है दोस्तों अविरल जैन। अविरल जैन जी जो है इसके क्या बने दोस्तों, यहाँ पर कार्यकारी निदेशक, ये है अविरल जैन जी। ये यहाँ आप देख पा रहे हो इनको हाल ही में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। थोड़ी सी बात समझते हैं दोस्तों आरबीआई की। आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। जब 1 अप्रैल 1935 के दिन इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसको कितनी इसकी अधिकृत पूंजी कितनी मानी गई थी दोस्तों, 5 करोड़। तो 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ ही जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और इसके साथ दोस्तों जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय आप 1 जनवरी 1949 को याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 अप्रैल 1935 के दिन आरबीआई की स्थापना की गई थी। थोड़ी सी बात समझते हैं आरबीआई की और दोस्तों, कौन से पहले गवर्नर रहे, भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे कौन है जो गवर्नर रहे, कौन भारतीय व्यक्ति है जो आरबीआई के गवर्नर रहे। क्योंकि 1935 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय भारत क्या था दोस्तों, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। तो ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको विशेष रूप से देखिएगा कि पहले गवर्नर कौन थे। तो पहले आरबीआई के गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। 1935 से 1937 तक जो है यह अध्यक्ष पद पर रहे, गवर्नर पद पर रहे। आपको इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों, ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर कौन है। यहाँ पर पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर, जब भी एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बने थोड़ा सा अवलोकन करना प्रश्न में, क्योंकि वहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, सीडी देशमुख जी का भी ऑप्शन मिलेगा और ओसबोर्न स्मिथ का भी ऑप्शन मिलेगा। बस याद रखना कि वह पहले गवर्नर थे और ये पहले भारतीय गवर्नर थे। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, जब 1943 से लेकर 49 तक यही थे। तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, 47 में हम आजाद हो गए। तो इस प्रकार से हमारे पहले गवर्नर कौन रहे आरबीआई के, सीडी देशमुख। बात करते हैं दोस्तों भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अब तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। तो आप जानते हो मनमोहन सिंह जो है हमारे वित्त मंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। ये बात अच्छे से आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। प्रतीक चिन्ह क्या है आरबीआई का, तो देखो ये है ताड़ का पेड़। किसका पेड़, ये ताड़ का पेड़ है और ये है बाग। तो बाग और ताड़ का पेड़ ये दोनों इसके क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो ये बिंदु भी आप यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेना दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आरबीआई से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों।
हाल ही में डाक विभाग के साथ किसने डिलीवरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब डाक विभाग के साथ अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो डाक विभाग अपने आप में बहुत विस्तृत क्या है दोस्तों, एक कड़ी है। अगर कोई भी यहाँ पर ई कॉमर्स वाली कंपनी रहेगी, बिजनेस करने वाली कंपनी रहेगी, यदि वो डाक विभाग से जुड़ जाएगी तो डाक विभाग के तार तो आपको पता है पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। मतलब कोई सी भी वस्तु कहाँ पहुंचानी है, डाक विभाग के द्वारा ही हम पहुंचाते हैं। तो यदि कोई ई कॉमर्स कंपनी यदि इनसे समझौता कर लेगी तो वो अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से पूरी जगह जो है, पूरी जहां जहां उसको डिलीवर करना है वहां वहां उसे आसानी से डिलीवर कर पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखकर दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी अमेजोन जो है, अगर ई कॉमर्स के संबंध में देखा जाए तो यहाँ पर अमेजोन ने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर समझौता किया है किससे, डाक विभाग से, ताकि ये अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से सारी जगह पर क्या कर सके, पहुंचा सके। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके सामने बन सकता है दोस्तों, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कल के प्रश्नों की। कल के जो हमने प्रश्न देखे हैं उन सारे प्रश्नों का हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स तो देखते हैं, प्लस जो हमारा आज का करंट अफेयर्स हमने देखा है इसको कल हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जल्दी जल्दी एक बार उसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि 2 दिन का हमारा करंट अफेयर्स एक साथ हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तो चलो बात करते हैं दोस्तों कल के हमारे प्रश्नों की। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कल ही मैंने बात करी थी दोस्तों, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का उस दिन जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ और 17 अप्रैल 1975 को उनकी डेथ हो जाती है। आप जानते हो वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति है और 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सारी कहानी मैंने आपको बता दी थी, एक बार फिर आपका रिवीजन करवा दिया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो यह जो है 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके 10 अक्टूबर तक जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को ही हम अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है पहली बार हमने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था स्पुतनिक के नाम से। स्पुतनिक जो है हमारा उपग्रह था जो किसने बनाया था, सोवियत संघ ने बनाया था। इसी प्रकार आर्यभट्ट भारत का पहला ऐसा उपग्रह है जिसको हमने अंतरिक्ष में भेजा था। ठीक है, तो प्रथम हमारा अंतरिक्ष में प्रवेश हुआ था 4 अक्टूबर विश्व स्तर पर, इसीलिए हम 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व अंतरिक्ष दिवस। ये कहानी मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। फिर बात करता हूं दोस्तों विश्व पशु दिवस 2024 की। तो विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया जाएगा दोस्तों, 4 अक्टूबर को पशु दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये कहानी आपको पता है, जर्मन के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जानवरों के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया था 1925 में। जब 1925 में इस कार्यक्रम को बहुत महत्व दिया गया, इसी आधार पर धीरे धीरे ये क्रम चलता रहा और तब से ये क्रम चलता आ रहा है और हम 4 अक्टूबर को पशु दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रुप ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, तो गूगल के साथ अडानी ग्रुप ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इसके साथ साथ अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बात देखोगे दोस्तों, तो भारत और अमेरिका के मध्य भी जो है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहां पर बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया गया है। अपने प्रकार की ये एकमात्र ऐसे देश की पहली ऐसी गौशाला बनी जाएगी जिसमें दोस्तों सीएनजी संयंत्र वाली यह गौशाला रहेगी, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, लगभग 100 टन गाय का गोबर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और 3 टन वहां पर क्या बनेगी दोस्तों, एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारे बिंदु आपको यहाँ पर पता है। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नागालैंड अपना 25वां हार्नबिल महोत्सव समारोह मनाने के लिए तैयार हो रहा है। यह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों यह जो है 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और नागालैंड कौन सा मना रहा है दोस्तों, अपना 25वां क्रम का हॉर्नबिल महोत्सव। इसे त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है। हॉर्नबिल एक प्रकार का पक्षी है दोस्तों, जो लंबी चोंच का पक्षी, उसके नाम से इसको जाना जाता है और यह नागालैंड के सांस्कृतिक धरोहर का क्या है, प्रतीक है। और इसके महत्व को ध्यान में रखकर ही जो दोस्तों प्रति वर्ष जो है यहाँ मनाया जाता है अपना कौन सा, हॉर्नबिल महोत्सव। और हॉर्नबिल महोत्सव को क्या बोला जाता है दोस्तों, त्योहारों का त्योहार। ठीक है, तो यह 25वें क्रमांक का है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। वर्ष 2000 से इसका प्रारंभ किया गया था। चलो आगे बात करते दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे सारे प्रश्न जो है हमने यहाँ पर देख लिए। हमने दोस्तों आज का करंट अफेयर्स देखा, इसके साथ साथ दोस्तों कल का जो हमने सारा करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार अच्छे से यहाँ पर क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, और इस प्रकार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो है हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। यदि आप करंट अफेयर्स से संबंधित और भी फैक्ट जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।
दिन भर की सारी खबर जो है हम वहाँ पर अपडेट करते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।